हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। 71वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स सीरीज जो चलाई जा रही है 2.0, उसमें आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू पर। जो यह होगा जनवरी 2025 का एमसीक्यू है और यह डे 4 का शेड्यूल आप निर्धारित समय के साथ चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें आपके सामने लाई गई है। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम का मोड आ गया है तो एमसीक्यू सीरीज के लिए कल आप लोग को शेड्यूल जारी किया गया है टेलीग्राम क्यूज के लिए। तो लगातार निर्धारित समय पर आपको क्यूज हो रही है, तो आप जाके जरूर वहां इनरोल होइए। साथ ही साथ आपको यूट्यूब कम्युनिटी पर भी आपको डेली 9 बजे आपको 9 AM में आपको क्यूज कराई जाती है एमसीक्यू। तो आप वहां पर भी आप शामिल हो सकते हैं। आप हम हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक पर है तो आप वहां फॉलो कर सकते हैं और साथ में युक्ति इसको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और प्रयास कीजिएगा चीजों को समझने का। देखिए, हम 30 प्रश्न ही लाते हैं और भी लोगों की तरह हम 500 और 1000 प्रश्नों को संग्रह नहीं लेकर आते हैं। वो लास्ट जब आपका होगा उसमें हम कराएंगे। कोशिश मेरी रहेगी पर डे के हिसाब से पर वन क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को संग्रह करने का। तो ईमानदारी से काम की जाती है, केवल खाना पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा और इन सब चीजों को है ना, जो चर्चा में विषय रहे हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला टॉप प्रश्न है, बिहार में उड़ान 5.2 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया गया है? उड़ान 5.2 योजना से बिहार के 10 शहर जोड़ेंगे। भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा शहर इस योजना में सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें उड़ान 5.2 योजना की, तो इसमें बिहार के 10 शहरों को प्रस्तावित किया गया है जोड़ने का, जहां पर हम क्या करेंगे, कम लागत वाले 20 सीटों वाले, ध्यान रखिए कितने सीटों वाले, 20 सीटों वाले जो हमारे छोटे विमान होते हैं, जहां से हम एक जगह से दूसरे जगह त्वरित रूप से आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। तो यह छोटे श्रेणी के विमान होंगे, जहां पर 10 शहर, जैसे आपको भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, आपको वाल्मीकि, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी, छपरा जैसे शहरों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका दोनों कथन हमारे सही है, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और जानकारी चाहिए जिसमें हम बात करेंगे, जहां पर ध्यान रखिएगा, यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा बिहार के क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। 20 सीटों वाले छोटे विमान होंगे यहाँ पर। 10 प्रस्तावित शहर हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सहरसा, वीरपुर, सुपौल, देखिए वीरपुर, ध्यान रखिएगा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा में आपको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, वहां निर्माण किए जाएंगे आपको हवाई अड्डे, जिससे आवागमन हम बिहार के उन क्षेत्रों तक पहुंचा पाएंगे, त्रुतम आवागमन, जहां पर अभी भी चीजों को पहुंचने में समय लगता है। देखिए, हाल ही में बिहार कैबिनेट इन 6 शहरों, जिसमें मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर सहित 150 करोड़ प्रति, ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये स्वीकृति की है, जो अलग से उड्डयन मंत्रालय जो पैसा देगा उसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने भी आपको यहाँ पर देगा। इससे राज्य में लगभग 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। ये फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा कि बिहार में कितने किलोमीटर पर एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी इस 5.2 योजना के तहत। तो 200 किलोमीटर अप्रोक्स जो मार्जिन मान के चलिएगा। वर्तमान में चालू अगर हम हवाई अड्डों की बात करें, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो हाल ही में नवनिर्मित हुआ है, पटना, गया हवाई अड्डा, बोधगया और दरभंगा हवाई अड्डा, जो 8 नवंबर 2020 को उड़ान योजना के तहत ही शुरू की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, उड़ान 2.0 जो योजना है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक का 5.2 छोटे विमानों और हेलीकॉप्टर द्वारा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है उसके तहत जोड़ने का प्रयास उस मुद्दे पर केंद्रित है यह, और जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और 22 नए रूट्स को असाइनमेंट किए गए हैं 5.20 के तहत, उड़ान 2.0 के तहत। तो याद रखिएगा, ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बिहार के चीनी मिल क्षेत्र विकास परिषद के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, इस प्रश्न में कुछ चीजें आपको फैक्ट याद रखने हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे। यह चीनी मिल विकास परिषद
के गठन की बात हो रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है, तो यहाँ पर जरूर आप देखिएगा। प्रथम चरण में 5 क्षेत्र परिषद का गठन किया जा रहा है। क्या यह कथन सही है? कथन सत्य कथन के चयन की बात हो रही है। क्षेत्रीय विकास परिषद अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। गन्ना खरीद पर मिलने वाला कमीशन जो क्षेत्रीय विकास परिषद के खाते में जमा होता है। इस परिषद से संबंधित रचनात्मक प्रश्न पूछा गया है, इसके सही उत्तर में ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसका जो गठन की बात की जा रही, हाल ही में बिहार में गन्ना विकास क्षेत्रीय परिषद के गठन की बात की, जहां पर जो रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल होगा, इसे याद रखिएगा आरडीसी काउंसिल का गठन किया गया है, जिसका ध्यान रखिएगा जो अध्यक्ष जिलाधिकारी के तौर पर जिलाधिकारी डीएम होगा, और इसमें संबद्ध जो परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें अतिरिक्त जानकारी में ध्यान रखिए प्रथम 5 चीनी मिल परिषद का गठन नरकटियागंज, जो हरिनगर, लोरिया, गोपालगंज और बगहा में किया जाएगा। तो इस फैक्ट को याद रखना है। अब इसका अध्यक्ष संबंधित जिला के डीएम होंगे, सचिव होंगे, एक गन्ना पदाधिकारी जो आप लोग बनते हैं, वहां आप लोग बनेंगे, बीपीएससी के थ्रू यह अधिकारी नियुक्त होता है। सदस्य 4 गन्ना किसानों का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। अब यह ध्यान रखिएगा, यह गन्ना विकास योजनाओं को बनाएगा, समाधान निकालेगा, संबंधित समस्याओं के लिए कार्य करेगा। गन्ना खरीद पर मिलने वाला कमीशन परिषद के कोष में जमा किया जाएगा। ध्यान रखिए कमीशन कोष, परिषद कोष भी बन रहा है, जिसमें इस कोष में गन्ना विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे इस कोष से, और जैसे सड़क, सिंचाई, किसान प्रशिक्षण आदि के कार्य किया जाएगा। तो आरडीसी जो काउंसिल है, उसका गठन हाल ही में बिहार के गन्ना किसानों के लिए किया गया है। तो इसका फैक्ट अच्छे से याद करके जानिए। तीसरा नंबर प्रश्न, इसे स्टार रखिएगा आप लोग। यह प्रश्न हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है और बिहार में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, AR किदवई, आरिफ मोहम्मद खान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो 2 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान जो हमारे बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। अब ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति जब शपथ किनके द्वारा कराया गया होगा? शपथ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया। चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया। कौन है यह भी फैक्ट याद रखिएगा। कृष्ण विनोद चंद्रन नाम उनका है। यह भी फैक्ट आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर है, ध्यान रखिएगा, वो अब केरल में आपको केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। कहाँ के? केरल के। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा, जो वर्तमान में इनसे पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे 41वें राज्यपाल के तौर पर। यह सब फैक्ट याद रखनी है। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि 42वें राज्यपाल के तौर पर इनकी नियुक्ति 2 जनवरी 2025 को की गई, और मुख्य न्यायाधीश जो पटना हाई कोर्ट के हैं कृष्ण विनोद चंद्रन उनके शपथ दिलाते हैं। वे कहाँ के हैं? आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। तो यह भी फैक्ट याद रखना है, प्रश्न इस प्रकार के भी पूछा जाता है। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर केरल राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया उनको। आजादी के बाद बिहार के राज्यपाल जो थे जयराम दौलत राम के 15 अगस्त 1947 लेकर 11 जनवरी 1948 तक इनकी नियुक्ति थी राज्यपाल के तौर पर। न्यायमूर्ति जिन्होंने राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए थे, तो ध्यान रखिए 3 कम से कम फैक्ट शुरुआत के जो बने थे वो कम से कम याद रखिएगा। न्यायमूर्ति UN सिन्हा 21 जनवरी 1971 से लेकर 31 जनवरी 1971, 10 दिन का कार्यकाल था इनका। न्यायमूर्ति KBN सिंह जो 31 जनवरी 1979 से लेकर 19 सितंबर 79 तक, ये भी अल्पकालिक रूप से रहे थे क्योंकि यह सब करवाहक के तौर पर काम करते। ध्यान रखिए न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन 24 जनवरी 1989 से लेकर 28 जनवरी 1989, इससे फैक्ट याद रखिए। साथ ही 8 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है राज्यों में, वहां पर राष्ट्रपति शासन भी चर्चा का विषय आता है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। अतिरिक्त फैक्ट है, प्रश्न आपको GS में पूछ सकता है, आपको जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं वहां से पूछ सकता है। कितनी बार लगा है बिहार में राष्ट्रपति शासन? 8 बार। तो ये सब फैक्ट याद रखिए। पहली बार नित्यानंद कानूनगो के तहत 2 बार लगा, उसमें वो राज्यपाल थे, ध्यान रखिए 1968 से लेकर 1969। 1972 में देवकांत बरुआ थे, उनके अधीन लगा था। 1977 में जगन्नाथ कौशल के अधीन लगा था। 1980 से लेकर 95 तक 2 बार।
AR किदवई के अधीन आपको 1995 में 2 बार लगा किदवई के अधीन, और 1999 में राम सुंदरी भंडारी के तहत आपको लगा था। वहीं 2005 में बूटा सिंह जब राज्यपाल थे तो उस समय हमारे यहाँ बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो इसका फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। लास्ट कब बना है, लास्ट कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है बिहार में, तो बूटा सिंह उस समय राज्यपाल हुआ करते थे। ये सब फैक्ट अतिरिक्त फैक्ट है जिसे आप लोग को जरूर नॉलेज में रखने चाहिए। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को स्टार श्रेणी में रखिएगा आप लोग। होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू प्रसव को सुरक्षित बनाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, आशा कार्यकर्ताओं को घरेलू प्रसव के संबंध में ट्रेनिंग देना, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर प्रश्न के नेचर को समझने की आवश्यकता। प्रश्न किस सेंस में पूछ रहा है? तो उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। यह उद्देश्य इस अभियान का है जहां पर होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान है, जहां पर घरेलू प्रसव को कम करना है। यहाँ पर सुरक्षित नहीं करना है, कम करना है। जो घरेलू है ना, घरेलू प्रसव होते हैं लोगों के द्वारा, अभी भी दाइयों का प्रयोग किया जाता है गांव देहातों में, तो उसको कम करना है, ठीक है ना। और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को भी कमी लानी है वहां पर। ये सब फैक्ट इसका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, अभियान की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा किया गया विशेष अभियान के तौर पर पायलट, वहां पर 9 जिलों के 80 पंचायतों को चिन्हित किया गया। सब फैक्ट याद रखिएगा। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। उसके बाद होम डिलीवरी मुक्त जो पंचायत अभियान है उसमें घरेलू प्रसव को कम करना है। होम जो डिलीवरी होता है, घर में जो डिलीवरी होता है उसको कम करना है। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए 2011 का जनगणना आपको जरूर इसके संबंधित टैग में याद रखिए। जैसे लिंगानुपात हमारे राज्य का कितना? 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। उसके बाद शिशु लिंगानुपात 0 से 6 जो होता है 935 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष पर शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज में है। न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कहाँ पर? वैशाली में। यह सब फैक्ट याद रखिएगा। जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर आपको 25.42% है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला कौन है? मधेपुरा। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जो गोपालगंज है। ये सब फैक्ट याद रखना है। यह प्रश्न जनगणना से आपको, मैं पिछले बार जो चार्ट दिखाया था करंट में प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनगणना से होता ही होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। मिसलिनियस के तौर पर प्रश्न को शामिल किया जाता है। और इस तरह के प्रश्नों से आप लोगों को अवगत भी होना चाहिए, क्योंकि लंबा इस बार जनगणना आपको हो रहा है, तो यहाँ से जनगणना से काफी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। बिहार सरकार द्वारा बिहारी योद्धा सम्मान किस संबंध में प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बिहारी योद्धा सम्मान की बात हो रही है। प्रश्न ऑप्शन के तौर पर अवैध खनन के संबंध में सूचना प्रदान करने वालों को, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वालों को दिया जा रहा है यह जो सम्मान है, गंगा की सफाई करने वालों को, या अवैध शराब की तस्करी के संबंध में सूचना देने वाले को। देखिए चारों ऑप्शन आपको लगते हैं बिहारी योद्धा सम्मान के तौर पर हो सकता है, पर आपका सही उत्तर क्या होगा इसको ध्यान रखिएगा। अवैध जो खनन हमारे राज्य में चल रहा है उसकी अगर जानकारी कोई देता है तो उसको बिहारी योद्धा सम्मान कहा जाता है। यह किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो यह फैक्ट याद रखिएगा, खान एवं जो भूतत्व विभाग है बिहार का, उसके द्वारा कराया जा रहा है। तो विभाग के द्वारा, बिहार के द्वारा कराया जा रहा है। अगर कोई सूचना देता है तो पुरस्कार की भी घोषणा की गई। जैसे ट्रैक्टर की सूचना देगा तो 5000 आपको दिया जाएगा इसका सूचना। उसके बाद ट्रक की सूचना कोई देगा तो 10,000 होगा। तो आपको कमाने का अच्छा जरिया भी दे सकता है। जो राशि है ना, डाइट है ना, आपके खातों में हस्तांतरित DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें भी आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त जानकारियों को, तो अवैध खनन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्व चोरी में लिप्त खनन माफियाओं के विरुद्ध जन सहयोग को बढ़ावा देना है। जागरूक नागरिकों को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है। उद्देश्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? और पुरस्कार राशि को अच्छे से देख लेना है। बाकी सब चीजें आपको मैंने बता ही दी। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पर आते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य में चल रहे
सभी उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन को ना आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार श्रेणी में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है। यह प्रश्न बिहार के सेशन में चल रहा है तो आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं, पर यही प्रश्न जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होने लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मिशन की शुरुआत अनिवार्य लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। यह फैक्ट को अच्छे से याद कीजिएगा। अब यह है क्या, यह फैक्ट तो थोड़ा सा अच्छे से देखना है। जो गंगा नदी है ना, संरक्षण हेतु उसके लिए निगरानी व्यवस्था के तौर पर इसे लाया गया है, जहां गंगा उसकी सहायक नदियों के औद्योगिक प्रदूषण को यह रोकने का प्रयास करेगा, पानी की गुणवत्ता का सटीक आकलन करेगा, नियमित निगरानी की एक तकनीकी और अनिवार्य प्रणाली लागू करेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मशीन है, 17 श्रेणी में उद्योग इस मशीन मार्च तक लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान रखिए, मार्च तक अनिवार्य किया गया था। उसके बाद जब मार्च में हम आएंगे इससे संबंधित और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। नए उद्योगों के सभी संचालन सहमति मिलेगी और मशीन लगी होगी। अब डेटा निगरानी नियंत्रण भी आपको बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सभी उद्योगों, बिहार के सभी उद्योगों के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर से लिंक किया जाएगा। प्रदूषण का डाटा सीधे बोर्ड को प्राप्त होगा। इसे सीधी कार्रवाई और पारदर्शिता संभव हो पाएगी। दूसरे चरण में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, STP, ध्यान रखिएगा, और बड़े होटलों के मशीनें लगेंगी। सरकारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी निगरानी करेगी। तो प्रदूषण के प्रकार में उद्योग वर्गीकरण, तरल प्रदूषण, रसायन युक्त जल के तौर पर वर्गीकृत किया गया, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हानिकारक गैस के तौर पर, और दोनों प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी शामिल किया जाएगा। तो यह फैक्ट अच्छे से याद करिएगा और ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न मेंस में भी पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में यहाँ पूछे जाएंगे। बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या सरकार नीतियां अपना रही है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोब मशीन की चर्चा जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार में किस प्रकार के तरल और प्रदूषण और वायु प्रदूषण को संग्रहित करने का बात की जा रही है, किस तरह निगरानी की जाएगी, ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? केवल पीटी की बातें केवल पीटी में नहीं होती है। चलिए अगला बात करेंगे। अगला क्या है, अगला को अच्छे से देखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 7वें नंबर प्रश्न में, बिहार राज्य में खेल प्रतिभा खोज की प्रक्रिया का क्या नाम दिया गया? मसाल है, प्रतिभा है, टैलेंट हट है, सर्च लाइट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो खेल प्रतियोगिता खोज की जो प्रक्रिया बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई, उसका नाम रखा गया है मशाल। तो अच्छे से नाम याद रखिएगा मशाल को। यहाँ पर आपको स्टार श्रेणी सिंगल स्टार लगाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है, आपको क्या किया है कि जो महत्वपूर्ण पहल के तौर पे से खोज तरीके को, जो महत्वपूर्ण पहल हमारे राज्य के लिए, जिसका उद्देश्य है राज्य के खेल संस्कृति को क्या करना है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बिहार के खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए, कम उम्र के खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए, कम उम्र के लिए, ध्यान रखिए किस लिए, कम उम्र के, यह सब फैक्ट याद रखिएगा। उम्र के प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहित योजना उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि खेल प्रतिभा खोज के तहत, प्रतियोगिता के तहत इसको बाहर निकाला जाए, उनको अवसर दिया जाए ताकि वो विभिन्न खेलों श्रेणियों में राज्य का नाम, देश का नाम रोशन करें। इसके अतिरिक्त और भी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 में बिहार प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य दर पर कितनी आंकी गई है? देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जहां पर वित्तीय वर्ष की घोषणा कर दी जाती है, तो आपको थोड़ा सटीकता से उत्तर देने की आवश्यकता होगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा बिहार का आया था, उसमें कुछ चर्चाएं थी जिसके आधार पर ये बातें बनाई गई हैं। तो आप प्रश्न बनाई गई हैं, तो आपको क्या करना है, वहां से उत्तर निकाल के लाना है। अगर हम बात करें कि प्रचलित मूल्य और एक स्थिर मूल्य होता है, स्थिर मूल्य जो आधार वर्ष के तौर पर तय किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय और विकास दर की बात की जाए 2023 और 24 के आंकड़ों के आधार पर, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी थी प्रचलित मूल्य पर, तो ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन के आधार पर, तो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपको 66,828 रुपया था, जो प्रति व्यक्ति आय के तौर पर थी। अगर हम स्थिर मूल्य पर बात करें तो ध्यान रखिएगा 23-24 में 36,000 है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, 36,333 रुपया।
ये फैक्ट है स्थिर मूल्य पर। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ बात करें जिसमें हम और भी तथ्यों को शामिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात करें तो प्रचलित मूल्य जो 22-23 के मूल्य के पर था, जो चर्चा इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उस समय 59,244 था, जो 23-24 के आंकड़ों में आपको 66,828 हो गया। इसमें वृद्धि कितना हुई यह भी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता, तो 12.80% और रुपये में आपको 7584 रुपया आपको वृद्धि हुई है। वहीं स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ध्यान रखिएगा 33,763 था कब 22-23 वित्तीय वर्ष में। वहीं 23-24 में ध्यान रखिएगा 36,333 रुपया हो गया। और इसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है तो यह भी फैक्ट याद रखना 7.61%, जिसमें कुल आपको 2570 रुपये की वृद्धि हुई है। तो आपको अनुपातिक रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। किसमें आपको मूल्य वृद्धि ज्यादा हुई है तो प्रचलित मूल्य पर हुआ। आर्थिक वृद्धि दर अगर ग्रोथ रेट बिहार की बात करें तो जीएसडीपी वृद्धि प्रचलित मूल्य पर बिहार में 14.47% है और भारत में 9.60%। जीएसडीपी जो वृद्धि स्थिर मूल्य पर है 9.20% बिहार का, और देश का कितना, भारत का कितना है 8.15। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और प्रमुख राज्य जिनकी वृद्धि दर बिहार से अधिक रही है प्रचलित मूल्य पर, तो ध्यान रखिए असम, सिक्किम, तेलंगाना याद रखिएगा। 3 आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि अगर बात करें प्रचलित मूल्य पर, प्राथमिक क्षेत्र में 10.66%, द्वितीय क्षेत्र में 11.95%, तृतीय क्षेत्र में 16.89%। और हम बात करें, ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। अगर स्थिर मूल्य पर हम प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि की बात करें 5.68%, द्वितीय क्षेत्र में 8.21% और तृतीय क्षेत्र में 10.76% है। तो इन आंकड़ों को याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं क्योंकि यहाँ से बिहार का फेवरेट क्वेश्चन होता है। प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि कितना, प्राथमिक वृद्धि कितना दर है, तृतीय क्षेत्र में कितना, ये सब फैक्ट जरूर पूछता है। तो अच्छे से इस स्लाइड को अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पटना @3.5 विजन पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो विजन है, जो आपको पटना @3.5 विजन, वो पथ जो निर्माण विभाग उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या कथन सही है? इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। किसे? पटना @3.5 विजन को। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही कथन क्या होगा? दोनों आपका कथन सही होगा। क्यों होगा? तो ध्यान रखिएगा, पटना जो हमारा मुख्यालय है, जो हमारा बिहार का जो मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा यहाँ पर पटना है, यहाँ पहुंचने के लिए, देश से, राज्य से किसी भी कोने से पहुंचने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, बात की जा रही है तेज आवागमन की। जो रेट रखा गया 3.5 घंटे में पहुंचना। आप राज्य के किसी कोने से आइए, 3.5 घंटे में पहुंच जाइएगा, ऐसी संकल्पना रखी गई है। यह 2027 तक पूरा किया जाएगा। यह पहले 5 घंटे रखा गया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। तो यह सब फैक्ट अतिरिक्त है जिसे जान आपको रखनी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और इस सामने दिखता भी है। सरकार के कार्यों को ध्यान में रखिएगा। ये सब फैक्ट थोड़ा सा कवर करने की जरूरत है। अगर हम बात करें, यह कनेक्टिविटी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। निर्माण विभाग जो पथ योजना, पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मंत्री कौन है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। राज्य के किसी कोने से राजधानी पटना तक तेज 3.5 घंटे में समयबद्ध आवागमन सुनिश्चित करने की बात की गई है। और केंद्र और राज्य सरकार 1.5 लाख करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को स्वीकृत की है यहाँ पर। और एनएच का घनत्व बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 13,000 किलोमीटर एनएच की आवश्यकता बिहार में वर्तमान औसत के तौर पर आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसका कायाकल्प किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत। ये सब फैक्ट अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को अच्छे से कवर करके जाइएगा और 8 मार्च जब आएगा, मार्च वाला जब सीरीज आएगा, उसमें हम इसे और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को आपको प्रश्न के तौर पर जरूर शामिल करना चाहिए अपने लिस्ट में। बिहार में पहली बार सभी पंचायतों में महिला ग्राम सभा कब आयोजित की जाएगी? ये जनवरी का सीरीज है, इसलिए कब आयोजित की जाएगी, पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे वहां प्रश्न होगा
बिहार में पहली बार सभी पंचायतों महिला ग्राम सभा का आयोजन कब हुआ? क्लियर है। तो यहाँ पर 21 जनवरी है, 1 मई है, 8 मार्च और 2 अक्टूबर कब आयोजित की जाएगी? तो महिला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, उस दिन आपको आयोजित की गई। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार आपको सभी पंचायतों जो बिहार के जितने पंचायत है अर्थात 80,153 पंचायत है, उनके महिला प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है। सभी प्रतिनिधियों को वरिष्ठ महिला पंचायत प्रतिनिधि इनका अध्यक्ष के तौर पर आपको अध्यक्षता कौन करेगी? जो संबंधित पंचायत की सबसे वरिष्ठ महिला पंचायत होगी। अब ध्यान रखिएगा 8 मार्च को होगा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। अब ध्यान रखिएगा इस दिन आपको भारत के कुछ महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता था। किनको किया गया? कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा विशेषता देश में पहली बार किसी राज्य में पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों में महिला ग्राम सभा आयोजित करने की पहल की है। तो यह फैक्ट है जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो बिहार ऐसा राज्य है। अब है बिहार पंचायती राज व्यवस्था 1993 के तहत क्या हुआ? बिहार पंचायत अधिनियम स्थापित किया गया। हालांकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको इससे पहले आ गया था। ध्यान रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा। 2006 में पुनः संशोधित किया जाता है। बिहार में पंचायत संरचना त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होते हैं। अब 80-53 ग्राम पंचायतें हैं, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषद है। फैक्ट याद रखिएगा। ग्राम पंचायत वार्ड में विभाजित किया जिनकी संख्या लगभग 1.15 लाख है। तो यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो देखिए राजनीतिक संरचना से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो ग्राम पंचायती कितनी है, पंचायत समिति कितनी, जिला परिषद कितनी है, सब फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोग रिविजन करते चलिएगा। देखिए रटने का कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो फैक्ट है उसको बार बार देखिए और याद हो जाएगा आपको। क्लियर है। 11 नंबर प्रश्न है कि कृषि विभाग की आधार बीज संरक्षण योजना के अंतर्गत प्राथमिक रूप से किन फसलों के आधार बीज संरक्षण पर जोर दिया गया? देखिए इस प्रकार के बिहार में योजना जब आती है तो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है आधार बीज संरक्षण योजना किसके लिए, किन फसलों के लिए? तो फैक्ट याद रखना है मक्का धान है, गेहूं सरसों है, गेहूं धान है और मक्का सरसों है। तो इसका ध्यान रखिएगा। यह जो उद्देश्य है गेहूं और धान फसल के लिए किसानों को क्या करना है, प्रमुख फसलों आधार बीज के लिए बाहर जो भटकते हैं उसको क्या करना है, एक संस्थागत अवस्था देने की प्रयास की गई कृषि विभाग, बिहार कृषि विभाग के द्वारा। तो इस फैक्ट को अच्छे से देखना है। इसके अतिरिक्त याद रखना है कि जो बिहार सरकार के किसानों में लगभग जो वितरण किया जाएगा 90,000 किसानों किया जाएगा। गांवों की कुल संख्या बिहार में जो 103 गांव है, सभी गांवों में यह विस्तृत किया जाएगा। अब ध्यान रखिए प्रत्येक गांव में चयन 2 किसानों को किया जाएगा। यह फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि कितने किसानों को इस योजना के तहत कितने किसानों का चयन प्रत्येक गांव से किया जाएगा, 2 किसानों किया जाएगा। अनुदान 90% तक दिया जाएगा। प्रारंभिक बजट 50 करोड़ रुपया रखा गया, आवश्यकता अनुसार वृद्धि भी होगी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सफलतापूर्वक लागू अगर हो जाता है तो यह और भी विस्तृत की जाएगी। किसान अपने गांव में ही बीज संरक्षण का कार्य कर पाएंगे, स्थानीय स्तर पर बीज संरक्षण उत्पादन और वितरण सुनिश्चित कर पाएंगे। इनको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। फसलों के आधार बीज योजना जब लागू हो जाएगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तो इसको और भी विस्तृत करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहां और किस नदी पर बन रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर के तौर पर देखते हैं। ऑप्शन क्या है? कैमूर कर्मनाशा नदी है, रोहतास सोन नदी, बेतिया गंडक है, गोपालगंज गंडक है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? गोपालगंज गंडक आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें गोपालगंज गंडक की होती है बात। अगर हम बात करें बिहार के, या बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य होगा। इससे बिहार में घड़ियाल से संबंधित जो संरक्षण के कार्य आपको किए जा सकते हैं। अगर इसके तो कुछ जानकारी अगर हम देखने की कोशिश करें, अगर यदि हम गंडक नदी के बारे में जानकारी रखें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये गंडक नदी जो आपको है नेपाल से निकलती है। नेपाल के तिब्बत क्षेत्र से, कहां से याद रखिएगा? घोला घीसी याद रखिएगा जगह का नाम है, वहां से आपको निकलती है। और उत्तर में मुख्य रूप से आपको
लगभग ध्यान रखिए कितने मीटर ऊपर से निकलती है, 7620 मीटर जो ऊंचाई से निकलते हुए। और हिमालय से निकलने यह नदी कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है, 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और याद रखिएगा भारत में इसका विस्तार अर्थात बिहार में याद इसका विस्तार हम बात करें 445 किलोमीटर है, तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। शेष वो नेपाल में रहती है, जिसको 100 नेपाल में कितनी यह दूरी तय करती है, तो याद रखिए 185 किलोमीटर, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब इसका नदी बेसिन कितना है यह भी याद रखिएगा। नदी बेसिन की बात करें, बेसिन की बात करें तो याद रखिएगा 29,705 वर्ग किलोमीटर है, या किलोमीटर स्क्वायर हम लोग इसको बोलते हैं। अब यह पटना के पास हाजीपुर, ध्यान रखिएगा हाजीपुर जगह है, हाजीपुर आप देखते होंगे गांधी सेतु देखते होंगे, तो उसके बगल से एक नदी आती है, गंगा मिलती है, तो वहां पर आके ये मिल जाती है। और इसके एक सहायक नदियों में याद रखिएगा, सहायक नदी के तौर पर याद रखिएगा सहायक नदी कौन कौन सी है। कोच का नाम याद रखना है, जैसे त्रिशूली, याद रखिए त्रिशूली नदी एक नाम है, बारी नदी है इसका नाम, सहायक नदी है। मायागढ़ी याद रखिएगा, मायागढ़ी नाम याद रखिएगा। पंचांग याद रखिएगा इसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक भी इसकी नाम है। अब बूढ़ी गंडक का एक खासियत है, यह बिहार में ही शुरू होती है और बिहार में ही समाप्त हो जाती है, अर्थात बिहार क्षेत्र से निकलती है और बिहार में ही गंगा में जाके मिल जाती है। सब फैक्ट याद, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, जहाँ गंडक फिर गंगा में मिल जाती है। सब फैक्ट कम से कम याद रखना है। एक फैक्ट याद और रखना है, गंडक को नेपाल में क्या क्या नाम से पुकारते हैं। नेपाल में इनको हम नारायणी नदी से, नारायणी याद रखिएगा, नारायणी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसा फैक्ट कम से कम याद रखना है इनसे, गंडक नदी से, और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, तो यहाँ से प्रश्न तो बनाए ही जाएंगे। अगर इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानकारी है तो जिसमें हम लोग बात करेंगे, गोपाल में गंज में जो आपको घड़ियाल जो अभ्यारण्य है, बिहार का पहला अभ्यारण्य होगा, यह फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्या याद रखना है कि यह संकटग्रस्त प्रजाति जो घड़ियाल है, संरक्षण और संवर्धन के लिए किया जा रहा है। आईसीएन की रेड लिस्ट है, जो रेड लिस्ट है उसमें इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, और यह वर्तमान में इसकी संख्या गंडक नदी में अनुमानित घड़ियालों की संख्या 1200 से 1500 है, और तकनीकी भागीदारी दी जाएगी इसमें, ताकि इसके वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून इसमें मदद करेगा। यह सब फैक्ट याद रखिएगा। वही आईसीयूएन की रेड लिस्ट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक जारी करता है। 1964 में स्थापित एक संस्था है जो पौधों और जानवरों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की बात करता है। खतरे की सूची जारी करता है, जिसमें वो आपको विभिन्न प्रकार की सूचियां जारी करता है, जैसे वेल्युरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल, इंजेंडर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और इंस्टेंट जब समाप्त हो गया नोट आपको यहाँ पर प्राप्त है। इस प्रकार की एक श्रेणी जारी करता है, जिससे हम लोग अलग तरीके से चीजों को कवर करेंगे। जब हम नेशनल में आएंगे, इंटरनेशनल में आएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ तो प्रकाशित की जाती है, जो विश्व स्तर के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की निगरानी के लिए सर्वोच्च निकाय के तौर पर काम करता है। और यह लुप्त प्राय जो संकटग्रस्त है, सुभेद है, इस प्रकार की लिस्ट जारी करता है। ये सब फैक्ट आपको अतिरिक्त जानकारी रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ बनेगा? यह भी फैक्ट याद रखना है, यहाँ ट्रिपल स्टार लगाना है। बिहार राज्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन है राजगीर है, बोध गया है, वाल्मीकि नगर है। आपको यहाँ से फैक्ट पूछ सकता है सुल्तानगंज, तो कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा सुल्तानगंज में स्थापित किया जाएगा। यह भागलपुर जिला में आता है, भागलपुर जिला में आता है। सावन महीना चल गया, सुल्तानगंज विशेष रूप से महत्ता रखता है, क्योंकि वहां से कांवर जल लोग उठाते हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। जो कांवरिया पथ है उसके समीप यह असरगंज, कहां पर याद रखिएगा? असरगंज, असरगंज रोड पर आपको यह बनाया जाएगा, जहां पर पहला बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क होगा। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट है जिसको आप लोग को याद रखना है। यह आप ध्यान रखिए 105 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं। इसकी महत्ता इसलिए हो जाती है, बाबा धाम जो देवघर है वहां पर यहाँ से जल उठाकर लोग वहां जाते हैं और बाबा धाम देवघर में जल समर्पण करते हैं। और गंगा यहाँ उत्तरायणी है, जहाँ पर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है। जो अजगेबीनाथ मंदिर है, पौराणिक मान्यताओं के राम रावण काल में जुड़ी है। यहाँ पे इससे सुल्तानगंज से संबंधित प्रश्न है, संबंधित फैक्ट है, जिसे आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त एक फैक्ट याद है, जैसे ही आपको इस सब चर्चा में आता है तो इसके प्रशासनिक चीजों को भी याद रखना। जैसे
आपसे प्रश्न पूछ सकता है भागलपुर किस प्रमंडल में है, तो यह फैक्ट आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। तो यह सब फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पटना प्रमंडल में आपको ये सारे जिले आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कैमूर, रोहतास, आपको ये सब जिले आते हैं। साथ ही साथ बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा जिला आपको क्या था, पटना में आता। अगर हम बात करें तिरहुत में तो आपको वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली आते हैं। तो इस तरीके से फैक्ट आपको सारण में गोपालगंज, सिवान, सारण, इस तरीके से फैक्ट याद रखने हैं 9 प्रमंडल में। अगर हम भागलपुर की बात करें तो बांका और भागलपुर प्रमंडल में बांका और भागलपुर केवल 2 जिले आते हैं बिहार के। इसी तरीके से मुंगेर में हम बात करें तो मुंगेर में ये सब सारे जिले आएंगे। फिर उसके बाद आपको पूर्णिया प्रमंडल में आपको जो हमारा जो पूर्वी जिले हैं बिहार के वो आते हैं। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? यहाँ से 9 प्रमंडल से प्रश्न पूछता है और हर बार पूछता है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ आप लोग सुन रहे होंगे। तो अच्छे से याद कर लेना है बार बार। यहाँ पर कुछ ट्विस्ट भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे पटना पूछता है, पटना कितने जिलों से अपना सीमा साझा करता है। तो वैसे ही लगभग जो सबसे ज्यादा जिले साझा करते हैं उससे आपको प्रश्न याद रखना है। क्लियर है? या तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है, जो जैसे तिरहुत प्रमंडल का सबसे अंतिम जिला जो आपको दक्षिण में स्थित है, आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। तो आपको वैशाली आ जाएगा, कि उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, तो सबसे दक्षिण में। ऐसे ही पटना, आपको पटना प्रमंडल का पूछ सकता है कि पटना प्रमंडल का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो पटना ही होगा। उसके बाद पश्चिमी जिला पूछ सकता है, कैमूर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार के फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा सा रीजनिंग मैथ पर आप भी काम कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ अपने से भी काम करने की आवश्यकता है। और जितना एक्टिव रखिएगा उतना ही प्रश्न अच्छे से सॉल्व होंगे और चीजों को बेहतर तरीके से आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विहुला विषहरि पर आधारित पारंपरिक चित्र शैली जो अंतर्राष्ट्रीय काल दीर्घाओं में स्थान पा रही है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय को मान्यता मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच दिए जा रहे हैं। तो उसके विहुला विषधारी की बात हो रही है, तो ऑप्शन के तौर पर क्या दिया गया, ब्लॉक प्रिंटिंग, टिकली पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई और मंजूषा चित्र जो कला है वो। तो बिहला विषधारी मंजूषा चित्रकला की एक विशेषता है जिसमें यह अपनाई जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। करंट में जो चर्चा का विषय रहता है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की कलाओं को है ना स्थान दिलाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार कार्य कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ बिहार और भारत के संस्थाएं जो एनजीओ होते हैं वो भी काम कर रहे हैं। उसी में इसकी चर्चा आती है, जहां पर आप लोगों को जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी जा रही बिहार के विभिन्न कलाओं, जो हस्तशिल्प होते हैं उनकी सांस्कृतिक गहराई। आप देखते होंगे पद्म श्री पुरस्कारों में बिहार की कलाओं से कोई ना कोई आपको होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला क्षेत्र में यह पारंपरिक है, यहाँ इसको ख्याति देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सुजनी कढ़ाई जो मुजफ्फरपुर की है, यह कढ़ाई वाली कला है, रचनात्मक और उपयोगिता का संगम है। पुराने कपड़ों पर लोक कथाओं को दैनिक जीवन के दृश्य गढ़े जाते हैं। सिक्की कला मधुबनी घास से बनी यह चित्रकला अपने नाजुक डिजाइनों और पारंपरिक मित्रता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सराही जा रही है। उसके बाद मंजूषा चित्रशाला भागलपुर जो पुरानी कथाएं बिहुला विषहरि पर आधारित और पारंपरिक जो चित्र शैली है अंतर्राष्ट्रीय काल दीर्घाओं में स्थान पा रही है। ट्यूकली पेंटिंग पटना की है, जो शीशे पर की जाने वाली चित्रकला है, जो चमकदार पृष्ठभूमि और लोक कथाओं से जुड़ी होती है आधारित विषय पर। ब्लॉक प्रिंटिंग नालंदा जो प्राकृतिक रंगों और कपड़ों पर किए जाने वाले छपाई कला पारंपरिक डिजाइनों से विदेशी बाजार में लोकप्रिय हो रही है। 52 बुटीक बुनाई, ध्यान रखें, नालंदा। इस प्रकार के कलाओं कहाँ पर ज्यादा फेमस है आप लोग जरूर याद रखना है। बेम्बू केन क्राफ्ट समस्तीपुर, बांस और बेत से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं यह। पेपर मेसी कला पटना, याद रखिए यह कला कागज से बनी सजावटी वस्तुओं के लिए जानी जाती है, पर्यावरण प्रति सजग है, उपभोक्ताओं के लिए लोकप्रिय बन रही। पेपर मेसी कला पटना में। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ कला किस जिले से जुड़ी हुई है। ये सब अतिरिक्त जानकारी जिसे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रश्न यहां से पूछ सकता है। 15 नंबर प्रश्न यह कुल मिलाकर बोल रहा है कि बिहार राज्य जो बिहार शिक्षा विभाग है
या बिहार राज्य में प्राथमिक जो कला 1 से 5 और मध्य कला 6 से 8 विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम अनिवार्य संख्या को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं कथन क्या दिया गया। पहला है प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक है, प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 शिक्षक अनिवार्य कर दिया गया है। क्या यह कथन सही है, बताना है। अब इसके अतिरिक्त पूछ रहा है कक्षा 1 से 8 तक, ध्यान रखिए कक्षा 8 से 8 तक जो है संचालित विद्यालयों में प्रधानाचार्य सहित कम से कम 9 शिक्षक अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो क्या ये दोनों कथन गलत है, बताना यही है। तो ऑप्शन है केवल 1 है, केवल 2 है, न तो 1 है न तो 2 है, उपरोक्त सभी है। तो ध्यान रखिएगा दोनों हमारे कथन सही है। 1 से 5 के कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है 5 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, अर्थात 1+5 अर्थात कुल 6 लोगों को। और 1 से लेकर 8 तक संचालित विद्यालय जहां पर प्रधानाध्यापक सहित 1 से +9 अर्थात कुल 10। अब ध्यान रखिए जहां प्राथमिक विद्यालय केवल 1 से 5 तक चलती है वहां केवल 6, और जो प्राथमिक विद्यालय +1 तक चले माध्यमिक तक चलती है, याद रखिएगा वहां पर 9 शिक्षकों का अनिवार्य कर दिया गया। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त याद रखना है क्या कि जब शिक्षा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 9 शिक्षक के लिए अपनी नई दिशा निर्देश जारी हुए, वहीं डिजिटल निगरानी मूल्यांकन के लिए बात हो रही है, तो सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी DEOs के निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक सभी विद्यालयों में स्वीकृत और आवश्यक शिक्षकों की संख्या का विवरण उनको ई शिक्षा कोच पोर्टल पर अपलोड करें। यह सब फैक्ट याद रखना है। ई शिक्षा कोच पोर्टल कहाँ कार्य करता है, बिहार में काम करता है। अब ई शिक्षा कोच जो पोर्टल जैसे उपयोगिता को बढ़ा दिया गया बिहार में यह नीति बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक छात्र अनुपात को सुधारने में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इस तरीके से फैक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न पर, जो स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न अचानक आपके एग्जाम हॉल में दिख जाएंगे। छोटी सी घटनाएं घटती है कभी और उसको क्या किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर महत्व उसका बन जाता है, जहां पर आपको पेपर में कहीं भी यह कोने में रह जाता है और ये एग्जाम में आपको दिखता है। तो ध्यान रखिएगा पटना है, गया जी है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। चलिए गया जी का बारे में बताइएगा, इसका नाम कब परिवर्तन करके गया से गया जी किया गया है, किस माह में किया गया है, अधिसूचना कब जारी हुई, फैक्ट बताइएगा। तो इसका हम बात करें स्टार स्पोर्ट फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 की बात करें तो यह पटना में आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारे एथलीट्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, उसको सम्मानित करने का प्रयास किया गया बिहार के कॉन्क्लेव में। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टार स्पोर्ट फोकस बिहार कॉन्क्लेव आपको बिहार के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और ताज सिटी सेंटर पटना में इनका क्या हुआ स्थान पर इसका आयोजन था। अब इसका बिहार सरकार स्टार जो स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका है द्वारा आयोजित यह विशेष कॉन्क्लेव का उद्देश्य खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय एथलीटों पैरा ओलंपिक्स को सम्मानित करना था। इस मंच के माध्यम से खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से सराहाया गया, उनको भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए प्रयास किया गया। यहाँ पर बिहार के 2 एथलीट विशेष पुरस्कार दिए गए, जैसे डेखाथलीट जय प्रकाश सिंह को और मोहम्मद रेयान को, जो किशोर शतरंज प्रतिभा लेकर यंग अचीवर पुरस्कार इनको दिया गया और अनसंग चैंपियन पुरस्कार जयप्रकाश सिंह को दिया गया। ऐसे फैक्ट याद है कि बिहार के 2 व्यक्तियों को दिया गया। अगर सम्मानित प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें, दीपा मलिक, विजेंदर सिंह, पी आर श्रीजेश, शरद कुमार, शिवा केशव, हरेंद्र सिंह, जो विभिन्न खेलों में अपने अपने स्थान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। हम वहीं बात करें पी.आर. श्रीजेश, जो हाल ही में हॉकी के जो खिलाड़ी थे, जो गोलकीपर थे, उन्होंने भारतीय टीम का पूर्व कप्तान भी किया है। उनको कांस्य पदक ओलंपिक में प्राप्त किए, दो बार यह प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं अपने राज्यों के लिए, अपने देश के लिए, तो उनको भी सम्मानित इस कॉन्क्लेव में किया गया। ऐसा फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज
ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक विशेष 2 यूरो स्मारक सिक्का जारी किया गया। इनका संबंध बिहार के किस जिले से था? बिहार के किस जिले से था? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है पटना है, जमुई है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के से यह जुड़े हुए व्यक्ति थे। मोतिहारी इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 25 जून याद रखिएगा 1903 में इनका जन्म हुआ था। और उसमें ब्रिटिश शासन हुआ करता था। यहाँ पर ये जो ब्रिटेन में जाके अपना, इनके माता पिता यहाँ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और जब ब्रिटेन ये जाते हैं तो वहाँ पर लेखक के तौर पर इनकी ख्याति आती है, और बहुत ही इनको सदी के महानायक के तौर पर, इनको शताब्दी के लेखक के तौर पर इनको उपाधि दी गई है। और यह मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार में इनका जन्म होता है 25 जून 1903 को। इनका नाम पूरा एरिक आर्थर ब्लेयर, जिनका नाम प्रख्यात नाम हम लोग क्या जानते हैं, जॉर्ज ऑरवेल। इनको 2 यूरो का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो इनको अच्छे से रखिएगा। चर्चे में हो सकता है प्रश्न पूछ सकता है। इनके माता वर्मी वंश से थी और पिता आपको ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे। और उसके बाद 1984 में भविष्य के एक अधिनायक वाली दुनिया की कल्पना करते बिग ब्रदर जैसी अवधारणा लोकप्रिय रही थी। उस समय जब पूंजीवाद हावी हो रहा था, उसमें इनकी चर्चा हो रही थी। एनिमल फार्म अंग्रेजी साहित्य था, मील का पत्थर माना गया इनका, जो सत्ता और क्रांति भ्रष्टाचार का कटाक्ष करता है, जो आज भी बहुत ही बेस्ट सेलर बुक में शामिल होता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ऑरवेल की रचना आज भी सत्ता बनाम सत्य, निजता बनाम निगरानी, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण जैसे विषयों पर विचार विमर्श के केंद्र है, और इन्हें शताब्दी का लेखक बोला जाता है। तो इनका संबंध बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से था। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब है 18वें नंबर प्रश्न। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राज्य के पहले बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को किस अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान की है? यूजीसी के धारा अधिनियम 1956 के, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत, यूजीसी अधिनियम 1976 की धारा 4F के तहत, यूजीसी अधिनियम 2006 की धारा 2F के तहत, या यूजीसी अधिनियम 2024 की धारा 4F के तहत। तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय जो यूजीसी है वो विश्वविद्यालय को मान्यता देती है यूजीसी अधिनियम 1956 के आपको धारा 2F के तहत देती है। तो ये फैक्ट याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में यूजीसी को मान्यता, जो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर है उसको विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई है, और 25-26 के सत्र में यह काफी योगदान अपना करना चाहता है। यह विद्यालय शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा, और जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत आपको दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त 2024 को के अवसर पर किया गया, तो इसलिए चर्चा का विषय है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और यूजीसी की बात करें, हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक दर्जा 1956 में हुआ। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करता है। यह नई दिल्ली इसका मुख्यालय। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विनीत जोशी हैं, जो 11 अप्रैल 2025 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। यह फैक्ट याद रखिएगा, चर्चा यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय नेशनल करंट में। और जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव के तौर पर कार्य किया। 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक भी रहे हैं। इनकी पूर्व की जानकारी भी आपसे प्रश्न के तौर पर पूछता है। जैसे बीपीएससी करती है, आपको जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, पद है, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का पूर्व का रिपोर्ट भी आपसे पूछ लेती है। क्लियर है? यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। 19वें नंबर प्रश्न पर, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया सर्वेक्षण 10 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। ध्यान रखिए, इसके तहत कितने ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? 60 52 है, 75 23, 70 49, 80 53। तो बिहार के सभी जिलों में, सभी ग्रामीण इलाकों में है, वहां पर यह शुरू किया जाएगा। यह फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। आवास ग्राम योजना जो है आपको तक नया सर्वेक्षण 10 जनवरी 2025 को, इसके तहत ग्राम पंचायतों को, बिहार में कितने ग्राम पंचायत है? तो 80 53 है। तो यहाँ से फैक्ट आपसे, जो मैं पहले भी अभी कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को, तो यहाँ पर याद रखना ये फैक्ट। अब यह क्या है कि जो पटना बिहार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों जो आवास विहीन या कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 योजनाओं के तहत काम करता है, एक ग्रामीण एक शहरी, याद रखिएगा। तो ग्रामीण के तहत 10 जनवरी 2025 तक, याद रखिएगा, राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया, जो 31 मार्च 2025 तक चला।
यहाँ पर ध्यान रखिए चला, अभी जनवरी में इसलिए चलेगा शब्द यूज किया गया है, चला यहाँ पे लिखिएगा। इससे पहले यह सर्वेक्षण 18-19 में संपन्न हुआ था। यह सर्वेक्षण बिहार के सभी 80-53 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। आवास ऐप लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, तो इसे अच्छे से रखिएगा, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, यह 2 प्रकार का योजना जिसमें सभी के लिए आवास योजना की बात करता है। यह 25 जून 2015 को शुरू किया गया, PMAY ग्रामीण और शहरी, याद रखिएगा। इसमें पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र और राज्य के अनुपात साझेदारी वित्त पोषण 90:10 का होता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी राज्यों जो समतल राज्यों में 60:40 का है, और केंद्र शासित प्रदेश में 100% वित्त पोषण इस योजना के तहत केंद्र सरकार करती है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में, ध्यान रखिए, 24-25 से लेकर 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत आपको 3.606 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2 अतिरिक्त करोड़ ग्रामीण घरों को बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, 3.06 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। अगले सत्र 24-25 से लेकर 28-29 के बीच किया जाएगा यह खर्च। तो इस तरीके से सभी को घर मिल पाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। 20वां नंबर प्रश्न है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में कब संपन्न हुआ? देखिए, इस प्रकार के सम्मेलन जब आयोजित होते हैं, जो लंबे कार्यकाल के बाद होते हैं, तो आपको प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं, तो इसको स्टार श्रेणी में रखना है आप लोग को। तो 85वां 85 जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है, कब आयोजित किया गया? 10 से 11 जनवरी 2025, 14 से 15 जनवरी 2025, 20 से 21 जनवरी 2025 या 28 से 29 जनवरी 2025। तो इसका सही उत्तर आपको होगा 20 से 21 जनवरी 2025। ध्यान रखिएगा, यह 43 वर्षों के बाद आपको क्या हो रहा है, बिहार में दूसरी बार, यह आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको तीसरी बार आयोजित होगा। इससे पहले बिहार 2 बार मेजबानी कर रखा है। इस तरह फैक्ट याद रखिएगा, यह तीसरी भी होगा, पर 43 वर्षों के बाद यह सम्मेलन पटना में हो रहा है। और यह फैक्ट इसलिए प्रश्न के तौर पर 1982 में इससे पहले हुआ है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पर 85वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 1940 से आयोजित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 1940 से आयोजित हो रहा है यह सम्मेलन, जिसका 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी इस बार मनाया गया। बीच बीच में रुका होगा, ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन था। उद्घाटन आपको अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया। इसका आयोजन 43 वर्ष के 1982 के बाद हो रहा है। संविधान विषय क्या रखे गए थे? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान। तो कम से कम संविधान के 75 वर्षगांठ याद रखिएगा, इससे भी पकड़ सकते हैं आप लोग इसके थीम को। अगर हम बात करें पहला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित हुआ था। अब यह ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें 1920 में आपको 19 जनवरी 2025 को पटना में भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 61वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद बिहार में पहली बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन मेजबानी 6 साल आपको 1964 में आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष उस समय थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, और दूसरी बार 1982 में मेजबानी किया था अध्यक्ष राधा नंदन झा। अब ये सब फैक्ट याद रखिएगा। अब यह याद रखिएगा कि क्या करना आपको, यहाँ तीसरी बार कौन अध्यक्ष है, यह भी फैक्ट याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा फैक्ट के तौर पर कौन सा भी है। सम्मेलन की बात करें तो अगर ओम बिरला की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, ओम बिरला क्रम उनका 18वां है। अभी 17वीं 18वीं लोकसभा अध्यक्ष है। दूसरा कार्यकाल इनका 26 जून 2024 से शुरू होता। पहला कार्यकाल था इनका 2019 से लेकर 2024 तक। और लोकसभा महासचिव भी कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें कुछ प्रमुख पदों की बिहार के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान है विधानसभा अध्यक्ष, नंद किशोर यादव विधानसभा उपाध्यक्ष, नरेंद्र नारायण यादव विधान परिषद के सभापति, अवधेश नारायण सिंह है विधान परिषद उप सभापति, राजेंद्र पूर्वे हैं नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, राबड़ी देवी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विपुल मनु भाई पंचोली याद रखिएगा महाधिवक्ता, प्रशांत किशोर शाही मुख्य सूचना आयुक्त, आपको त्रिपुरारी शरण है प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, डॉक्टर एस सिद्धार्थ है मुख्य सचिव, अमृत लाल मीणा है विकास आयुक्त बिहार सरकार जो प्रत्यय अमृत है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, प्रमुख पद हैं जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है,
बिहार के किस व्यक्ति को तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो जनवरी 2025 में दिया गया है। जनवरी 2025 में दिया गया, ये फैक्ट याद रखिएगा। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, रोहन कुमार, उदय कुमार, गोल्डी कुमारी, अंशिका कुमारी। किनको दिया गया? तो उदय कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है, तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। जो आपको पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, उनके लिए यह पुरस्कार होता है, यह फैक्ट याद रखना है। अगर हम बात करें 17 जनवरी 2025 को माननीय राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के सारण जिले के साहसी युवक उदय कुमार को तेनजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार साहसिक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, इनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 1994 में स्थापित किया गया। इनका नाम प्रसिद्ध पर्वतारोही है तेनजिंग नार्गे, उनके नाम पर रखा गया। नई दिल्ली 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के नालंदा जिले के दिव्यांग बालिका गोल्डी कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। यह पुरस्कार उन्हें असाधारण प्रतिभा, अदम्य आत्मबल के लिए प्रदान किया गया। सब फैक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन में गोल्डी कुमारी का नाम था, तो चर्चा क्यों था वो भी आप लोगों को जानकारी रखनी है। 22वां नंबर प्रश्न है कि 7 जनवरी 2025 को मिशन कर्मयोगी के तहत एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, गया जी, मुंगेर, हाजीपुर। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। मिशन कर्मयोगी का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये गया जी जो विपाट है वहां आयोजित किया गया 7 जनवरी को। याद रखिएगा कितना? 7 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान विपाट के द्वारा आयोजित किया गया। ऐसा फैक्ट याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मियों की क्षमता निर्माण और सेवा वितरण गुणवत्ता को सुधार करने का था। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है जो हमारे सरकारी कर्मचारी, उनके लिए उसको प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी तरीके से जनता की सेवा करने के लिए तैयार किया जाता है। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा था, भारत सरकार के द्वारा आपको क्या किया गया था? मंजूर किया गया था। उद्देश्य इसका ध्यान रहे आप लोग, प्रमुख मंच आईगोट कर्मयोगी के तौर पर आपको यहाँ पर दिया गया था। जहाँ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। लाभार्थी केंद्र राज्य सरकार के सभी स्तरों के सरकारी अधिकारी को नोडल एजेंसी याद रखिए सीबीसी है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के तौर पर काम करता है। इसका उद्देश्य आपको मुख्य विशेषता के तौर पर भी देखने की जरूरत है कि यह क्या करता है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाएं लागू करवाता है, ऑनलाइन हाइब्रिड प्रशिक्षण देता है, डेटा आधारित मूल्यांकन करता है, उसके नेतृत्व प्रशासनिक कौशल विकास को भी संचालित करता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, पटना में आयोजित बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? मोहम्मद आरिफ, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे। देखिए, पद भी पूछ सकता है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो जो कृषि मंत्री थे मंगल पांडे, उनके द्वारा आपको क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है। फिर आपको जो 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 आपको यह आयोजन हुआ था, पटना में आयोजित हुआ था बागवानी, आपको पटना के गांधी मैदान में। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अगर इसके अतिरिक्त बात करें हम कुछ, तो यह जो बिहार के कुल 13.5 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों खेती की जाती है वर्तमान में, यह किनके द्वारा कहा गया था? कृषि मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा इस बागवानी महोत्सव 2025 में ये सब बातें बोली गई। तो फैक्ट याद रखिएगा। और करीब 286.58 लाख मीट्रिक टन फल, फूल, सब्जी आदि बागवानी उत्पाद का उत्पादन होता है बिहार में भी। 2025 में बागवानी का लक्ष्य बढ़ाकर 18 लाख हेक्टेयर करने का बात की गई है। 2026 में से 20 लाख हेक्टेयर करने की बात की गई है। तो ये सब बात कृषि मंत्री के द्वारा, बिहार के कृषि मंत्री के द्वारा की जा रही है, तो याद रखिएगा। अगर हम मार्च 2025 में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद की स्थिति की बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, गृह और सभी आवंटित जो नई क्षेत्र विभाग है वो इनके पास है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। वित्त और वाणिज्य कर विभाग भी इनके पास है। तो याद रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा पथ निर्माण, खान और भूतल कला, संस्कृति और युवा विभाग इनके पास विजय कुमार चौधरी। जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग इनके पास विजेंद्र प्रसाद। ऊर्जा और उद्योग विकास विभाग इनके पास है डॉक्टर प्रेम कुमार। सहकारिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग इनके पास है श्रवण कुमार। ग्रामीण विकास इनके पास है रेणु कुमार देवी। आपको ध्यान रखें, पशु और मत्स्य संसाधन इनके पास है। उसी तरीके से मंगल पांडे स्वास्थ्य और कृषि विभाग। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। मदन साहनी समाज कल्याण विभाग इनके पास है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग है। नीरज कुमार से लोक स्वास्थ्य विभाग। मंगल पांडे आपको यहाँ पर तो बता ही दिया मैंने।
तो नए मंत्रिमंडल का थोड़ा सा जानकारी आप लोग को होना चाहिए, जैसे इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो आप लोग उत्तर दे पाए। अब 24वां नंबर प्रश्न है, पद्म विभूषण 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को तैयार रहिएगा आप लोग। 24-25 चल रहा है तो 24 से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए अच्छे से उत्तर देने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा। विंध्येश्वरी पाठक, शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, जो किशोर कुमार, तो सही उत्तर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहिए आप लोग, जितना एक्टिव रहिएगा उतना आपको सही तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाइएगा। विंध्येश्वरी पाठक जी को क्या किया है, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, यह फैक्ट याद रखना है, क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 7 व्यक्ति, बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है, जिसमें एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 5 पद्मश्री है। पद्म विभूषण पाने वाली महिला कौन है, शारदा सिन्हा है, मरणोपरांत इनको दिया गया। पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, जो मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, नेता रहे हैं बिहार के। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। यह फैक्ट मैंने नेशनल वाले में भी कवर किया था, तो आप लोग वहां से भी कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें पद्मश्री 2025 में किनको किनको दिया गया है, किशोर कुणाल, भीम सिंह भागवेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजयानंदन सूर्यसेवर जी महाराज को दिया गया है। तो यह फैक्ट 2025 का है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 25वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप है में बिहार के किस खिलाड़ी को सीनियर मेंस सिंगल वर्ग का कांस्य पदक मिला। चंदन कुमार है, माधुरी सिंह है, कुलदीप यादव है, वैभव मुर्मू है। तो कौन है, याद रखिएगा बिहार के चंदन कुमार है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। यह जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, आर.के. पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वहां यह आयोजित हुआ था खेल, जहां पर यह पुरस्कार मुंगेर जिला के हैं। कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा मुंगेर जिले के हैं, तो मुंगेर जिले से जुड़े हुए हैं, जिनको यह कांस्य पदक प्राप्त हुआ। यह 20 से अधिक राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो बिहार की ओर से प्रतियोगिता 8 पुरुष 8 महिलाओं की ओर टीम हिस्सा ली। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, रविंद्र शंकरन। यह फैक्ट याद रखिएगा, चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ खेल आयोजित बिहार में भी हुए हैं, जिसकी चर्चाएं अब बाद में की जाएगी। अब ये मुंगेर जिले से है, तो फैक्ट ये सब याद रखिएगा। कांस्य पदक जीता है, जीत की लहर। याद देखिए, यह साइट पर जाइएगा, बिहार सरकार के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर जो भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं, सभी की सूची यहाँ दी जाती है BSSA पर। तो आप लोग वहां से जाकर ना देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जरूरी नहीं टीचर ही आपको हर चीज बताए, हर चीज आपको वॉच कराए। आप लोग भी अपने स्तर पर देख सकते हैं कि बिहार के किस खिलाड़ी ने 2025 में प्रदर्शन करके अपना पदक जीता है, या 2024 में हम बात करें तो लिस्ट जाके जरूर देखिएगा। क्लियर है। 26वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार का पहला नागरिक प्रमाणन पत्र जारी किया गया। तो CA बहुत चर्चा में था 2019 में, जो अधिसूचना बाद में जारी होती है आपको, तो उस CA के तहत पहली बिहार की महिला कौन है जिनको यह पत्र जारी किया गया है। तो ऑप्शन है सुचित्रा सिंह, माधव कुमार, मुकुंद राय और सुमित्रा रानी। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रा रानी साहा, उनको यह साहा, पूरा नाम इनका साहा है, सुमित्रा रानी साहा, तो उनको यह CA के तहत जारी किया गया है प्रमाण पत्र। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा, बिहार की पहली महिला है। तो 3 जनवरी 2025 को यह भोजपुर की है सुमित्रा रानी साहा। CCA पोर्टल पर पत्र आवेदन, उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यह ध्यान रखिए 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में बदलाव करता है। 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित होता है। लक्ष्य था अधिनियम भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल बनाना। शरणार्थियों की जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए, उनको नागरिकता देना। अगर किन धर्मों को शामिल किया गया, तो यह फैक्ट याद है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम वर्गों को नहीं शामिल किया, क्योंकि धार्मिक रूप से वो प्रताड़ित उन देशों में नहीं है। हाँ, रोजगार के अवसर को लेकर या अपने विकास के निजी विकास को लेकर उत्पीड़ित हो सकते हैं, पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न बहुसंख्यक राज्य में बहुसंख्यक की नहीं होती है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। समय सीमा रखी गई थी 31 दिसंबर
14 तक जो भारत आ चुके हैं उनके धर्म में शरणार्थी को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसकी न्यूनतम निवास अवधि जो पहले 11 वर्ष निवास आवश्यक था उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। सीए को लोकसभा में पारित किया गया था 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को की गई थी। कानून लागू होने की अधिसूचना रूल्स नोटिफाइड आपको 11 मार्च 2024 को हुई है। तो यह पिछले वर्ष की चर्चा का विषय है। इस बार आपको जो 3 जनवरी 2025 को यह क्या हुआ, इसका प्रमाण पत्र दिया गया सुमित्रा रानी साहा को। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बहुत ही फैक्ट होता है जिसको बार बार देखिएगा, रिविजन कीजिएगा। आपको पीडीएफ जो दिया गया A4 साइज का पीडीएफ जिसे प्रिंट करा सकते हैं आप लोग, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। एक टॉपिक ही समझिए, इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाता है। अगर यह टॉपिक एक है तो आपको सारे चीज तथ्य उसमें आपको समाहित किए गए हैं, तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा हाल ही में की गई है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो इस फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कामाख्या देवी मंदिर परिषद, अगर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एक असम में भी है कामाख्या मंदिर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह कहाँ पर है? मुंगेर में, पूर्णिया में, पटना में, औरंगाबाद में। तो ध्यान रखिए, पूर्णिया में कामाख्या देवी मंदिर है। वहां पर मुख्यमंत्री का दौरा था, तो वहां पर बातें बोली गई कि इसको राजकीय दर्जा दी जाएगी जल्दी। तो ये चर्चा का विषय बन जाता, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करना है। कामाख्या देवी मंदिर परिसर पूर्णिया में है। जो दंत कथाएं हैं, इसके पीछे मंदिर की दंत कथाएं हैं। मान्यता है कि देवी कृपा में कुष्ठ रोगियों का यहाँ इलाज होता है। ये सब दंत कथाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके भावनात्मक रूप से। असम में जो कामाख्या मंदिर है, वहां से माँ अपने भक्तों की कृपा बरसाने के लिए इस मंदिर में चली आई। ये सब फैक्ट बताई गई है। अब मंदिर ये 400 साल पुराना है, तो इसे फैक्ट याद रखें। माँ कामाख्या असम में है। कामाख्या मंदिर असम में जो कामेश्वरी कामनाओं की प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है, 51 शक्तिपीठों के पवित्र मानी जाती है। यह भी फैक्ट याद है कि असम सरकार और पर्यटन विभाग इस मंदिर का संचालन करता है, कामाख्या असम मंदिर का। यह सब फैक्ट याद रखें। और प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है बिहार में, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं लिख दिया हूँ। अब विकसित बिहार विजन जो 2047 राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण है, इसमें निम्नलिखित कौन सा लक्ष्य शामिल है? सामाजिक न्याय, समावेशन, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा और खान, आधारभूत संरचना, तेजी से होता शहरीकरण और नागरिक। जो विजन डॉक्यूमेंट बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके लक्ष्य के तौर पर कौन कौन से शामिल है? तो 4 लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं, कुल 10 लक्ष्यों के अप्रोक्स में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के तौर पर है कि केवल 1, 3, केवल 2, 4, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर शामिल लक्ष्य की बात हो रही तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी लक्ष्य आपको इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें विजन डॉक्यूमेंट की बात करें, तो याद रखना है कि 25 वर्षों का यह क्या है, 25 वर्ष का यह समावेशी, समृद्ध, आत्मनिर्भर राज्य की बात करता है। यह विजन विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें सामाजिक सेवा, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सुशासन, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, खान, व्यापार, उद्योग, निवेश, तेजी से होता शहरीकरण, नागरिक सेवाएं लक्ष्य रखा गया। इसमें 25 वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ध्यान रखिएगा, विजन 2047 न केवल विकास के रोड मैप है, बल्कि यह राज्य के भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का एक सशक्त प्रयास है। यह भी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यह भी ध्यान रखना है। तो इसको अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। 29वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकाश वर्ष मनाया गया? प्रकाश उत्सव वर्ष। देखिए, इस प्रकार के एक बार प्रश्न पूछ चुका है, तो बिहार का कोई बीपीएससी का कुछ है नहीं अता पता। तो इस प्रकार के भी अगर होते हैं तो आप लोग क्या करना है, रिवीजन करके जाना है, ठीक है ना। मिसलिनियस के तौर पर इसको याद रखना है। 350 है, 355 है, 358 है, 360 है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष मनाया गया 358वां प्रकाश उत्सव महोत्सव बनाया गया। तो यह 4 से 6 जनवरी को मनाया गया। यह भी फैक्ट याद रखिएगा, जनवरी को 2025 को मनाया गया। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था, याद रखिएगा। पटना साहिब के वर्तमान बिहार में हुआ 22 दिसंबर 1666 में। अब याद रखिएगा, इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी से, 9वें गुरु थे सिख धर्मों के। और इनके माता का नाम माता गुजरी देवी थी, पटना साहिब बिहार में। 7 अक्टूबर 1707 नाडेन में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो महाराष्ट्र में है। ये सब फैक्ट याद रखिए। अगर योगदान की बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करते हैं। बैसाखी दिन इन्होंने 5 प्यारों की दीक्षा देकर खालसा पंथ की नींव रखी।
और सिख धर्म एक विशेष सैन्य और आध्यात्मिक रूप यह लेता है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, मुगलों से साहित्य और शिक्षा में योगदान देते हैं। जैसे दसम ग्रंथ साहिब की रचना करते हैं, योद्धा ग्रंथ है। यह योद्धा थे, ध्यान रखिए, रचना करते हैं जिनमें वीर रस, धर्म और नीति भक्ति की संबंधित रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु घोषित किया और उसके बाद जो गुरु परंपरा थी वो समाप्त हो जाती है और गुरु ग्रंथ साहिब ही जो एक पुस्तक है, जो पवित्र पुस्तक के तौर पर मानी जाती है, वही अब इनको दीक्षा देती है सिखों की। तो यह याद रखिएगा, अब यह फैक्ट आ गया है। तो ये सब चीजों को अच्छे से देख के जाना है। चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। तो कौन सही है? केवल 1 2 3 4, सॉरी, केवल एक है, केवल 2 है। ऑप्शन सी में 1 3 और ऑप्शन डी में 1 2 3 है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों सही है। अगर इसके अतिरिक्त और भी कुछ पदों की बात करें तो याद रखना है, बिहार के मानवाधिकार अनंत मनोहर बदर है, प्रोफेसर अफसर महिला आयोग के अध्यक्ष है, मनु भाई परमार बिहार लोक बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा है, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद प्रगड़िया, इनको अच्छे से याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी हैं, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान, जिसे धनंजय कुमार के नाम से भी जानते हम लोग हैं, मृणाल पासवान। अब याद रखिएगा, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? शैलेंद्र कुमार है। राज्य निर्वाचन आयोग दीपक प्रसाद, इनको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? विनोद कुमार गुजराल, इनको भी फैक्ट को याद रखना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज हैं। बिहार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र कुमार है। 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार चौधरी। बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? शिशिर सिन्हा। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं धीरे धीरे चीजों को कवर करने का प्रयास कर, जिनको जल्दी देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड 2x पर करके देख सकते हैं। देखिए, मेरा प्रयास क्या है ना, कि आप लोगों को वो चीजें देना है ना जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो। मेरा यही मात्र उद्देश्य रहता है, इसलिए मैं इतनी फैक्ट को देता हूं ताकि आपका जो एक टॉपिक कवर हो जाए। अगर मान लीजिए कि आप पद की बात कर रहे हैं तो वो सभी महत्वपूर्ण पदों को एक साथ ही क्लियर कर दीजिए। बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं, बार बार एक नए क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं कि महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, और प्रश्नों की संख्या 500 और 1000 करने की। इस तरह के बात करने से क्या होता है ना, संख्या तो ज्यादा मिल जाता है पर कंटेंट उसी रूप से रहता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कम क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, पर ठोस क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, जिससे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। मैं आप लोगों को जो स्टार लगा के दे रहा हूं उसी से प्रश्न होंगे जो पिछली बार जैसा हुआ था। पर ध्यान रखिएगा, उन सारे प्रश्नों का अभ्यास करके जाना है जो प्रश्न में संभावित हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं गेस करता हूं, ये बहुत चर्चा का विषय था, तो हो सकता है ये स्टार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, दिख जाएगा, पर यह संभावनाएं बस व्यक्त होती है। पर उन सारे प्रश्नों को हम अभ्यास जरूर करके जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं। मिसनियस डे 5 के शेड्यूल के साथ मिसनियस रहेगा कल का टॉपिक, जिसमें मिक्स करके सारे जनवरी 2025 का क्वेश्चन बना होगा। तो आप लोग जरूर शामिल होइएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।